नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि पाचन के बारे में, पाचन के संबंधित अपन ने कुछ ऑर्गन जो थे, अंगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने मुख गुहा से आरंभ किया था और गुदा तक, उसके अंगों तक अपन ने पढ़ा। जिसके अंदर मुख में मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद में अपने फेरिंग्स पढ़ा, जिसको अपन बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है, उसके बाद में अपने, उससे पहले आती है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसिका, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद में आता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा। ठीक है, तो इनके अपन अलग अलग जो भाग जो थे, जिनके अंदर कल जो था वो आमाशय तक अपन ने पढ़ा कि आमाशय के चार भाग होते हैं, जिसके अंदर जो शीर्ष भाग होता है उसको बोला जाता है फंडस। जो बड़े बॉडी भाग जो होता है उसको बोला जाता है बॉडी। ठीक है, और जो लास्ट जो जाने वाला भाग जो होता है उसको बोला जाता है पाइलोरिक भाग या जठन निर्गमी भाग, और आने वाले भाग को बोला जाता है कार्डिक भाग। कार्डिक भाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हृदय के पास में होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि आमाशय के अंदर भी बहुत सारे क्या निकलते ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड क्या करती है, अपने में से कुछ रस का स्त्राव करती है, उस रस को बोलते हैं जठर रस। वो जठर रस के अंदर देखने जाए तो अपने को अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स के साथ साथ में कुछ रासायनिक पदार्थ का भी स्त्राव होता है, जैसे म्यूकस जो होते हैं, HCl होता है। ठीक है, और एक जो पेक्टिन जो सेल जो होती है वो अपने में से निकालती है पेप्सिनोजन हार्मोन, जो एसिड की उपस्थिति में क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। यानी पेप्सिनोजन जो था वो पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद में HCl जो था वो माध्यम को अम्लीय कर रहा था। ठीक है, माध्यम को अम्लीय करने, क्योंकि वहां पे एंजाइम जो होते हैं आमाशय के अंदर केवल अम्लीय माध्यम में ही क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इसलिए माध्यम का अम्लीय होना जरूरी है। दूसरा उसका कार्य था, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु जो होते हैं या जर्म्स जो होते हैं या रोगाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करता था। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, HCl से जो आमाशय की आंतरिक दीवार होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो कल अपन ने कुछ इनके बारे में जानकारी ली थी। आज जो नेक्स्ट जो है अगले वाले भाग में अपन चलेंगे, जिसके अंदर आती है छोटी आंत, जिसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसको बोला जाता है छोटी आंत। ठीक है, जिसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है अगर देखा जाए तो। इसकी लंबाई जो होती है, इसको स्मॉल बोला जाता है, लेकिन इसकी लंबाई जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यानी बड़ी आंत जो होती है उससे काफी बड़ी होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्क ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है यानी जो बड़ी आंत जो होती है उसका जो डायामीटर होता है, व्यास जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, छोटी आंत का कैसा होता है, ये आप जैसे देखेंगे तो छोटी आंत जो है वो इस तरह से होने के कारण है। ठीक है, और बड़ी आंत जो होती है उसका डायामीटर जो होता है वो बड़ा होता है। ये बड़ी आंत है, तो ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में क्या होता है, केवल व्यास बड़ा होता है। बड़ी आंत में क्या बड़ा होता है, केवल व्यास बड़ा होता है। बड़ी आंत में क्या बड़ा होता है, व्यास। लंबाई कम, लंबाई क्या होती है, कम। ठीक है, और व्यास बड़ा यानी ज्यादा होता है। व्यास ज्यादा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन व्यास जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा। ठीक है, व्यास जो होता है वो व्यास के अंदर देखे तो वो कैसी मिलती है अपने को, छोटी नजर आती है। ठीक है, तो लंबाई, छोटी आंत का मतलब जो होता है वो लंबाई से नहीं है, लंबाई को उसके एरिया से है। एरिया जो होता है उसका कैसा होता है, छोटा होता है, यानी व्यास जो होता है उसका कम होने के कारण उसको क्या बोला जाएगा, छोटी आंत बोला जाता है। बड़ी आंत के अंदर जो होता है उसका व्यास जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ी आंत के अंदर व्यास जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होता है। ठीक है, छोटी आंत एक लंबी पतली नली होती है जो पाचन में तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका हिस्सा निभाती है। ये यानी महत्वपूर्ण निभाती है, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादातर जो पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, इस छोटी आंत के अंदर होता है। दूसरा इसके अंदर एक कार्य होता है वो होता है अवशोषण का, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण। ठीक है, और पाचन। ठीक है, ये दोनों कार्य जो होते हैं वो या ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आमाशय के बाद बड़ी आंत से पहले ये भाग होता है, यानी ये दोनों के बीच में आता है। आमाशय
है वहां से निकलता है और बड़ी आंत के बाद आता है ये भाग, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है वो कम से कम 7.5 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर तक होती है ये, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो बड़ी आंत से कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा अवशोषण, भोजन का अवशोषण एवं पाचन ज्यादा का होता है, यही होता है भोजन का अवशोषण एवं पाचन ज्यादा, ठीक है, ज्यादा का होता है छोटी आंत के अंदर होता है, याद रखना। छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? भोजन का अवशोषण एवं पाचन होता है। अच्छा, अवशोषण के लिए क्या होता है? अगर छोटी आंत के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर वाली ये दीवार है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये उंगली नुमा उभार नजर आते हैं, ठीक है। ये उंगली नुमा उभार जो होते हैं इनको बोला जाता है विली। क्या बोला जाता है? विली बोला जाता है। ये विली जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। जैसे अपने ये है इस तरह से, ठीक है, यहां से देखने जाएंगे तो अपने किसको उंगलियों को छोड़ा करें तो आपका एरिया जो हो गया वो बढ़ गया, यानी अवशोषण का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे पचित भोजन जो भी आएगा यहाँ पे, इसका जो संपर्क जो होता है वो रुधिर वाहिनियों से होता है। किससे होता है? रुधिर वाहिनियों से होता है, जिसके अंदर आर्टरी धमनी भी आती है, ठीक है, और वेन यानी सीरा भी आती है। और दूसरी जो छोटी छोटी होती है जिनको बोला जाता है अपने लिम्फेटिक नहीं बोला जाता है कैपिलरीज, जिसको केशिकाएं बोला जाता है, केशिकाएं, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। ये क्या करती है? सपोज मान लो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज सीधा इसके माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा? ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो है जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाता है? अवशोषण के माध्यम से ये क्या कर लेते हैं? इसको अपने अंदर ले लेते हैं, यानी रुधिर में चला जाता है। और ये जो मेथड जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। उंगली नुमा उभारों को विली कहा जाता है, ठीक है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पे क्या मिलती है? उंगली नुमा उभार मिलते हैं, जिनको विली कहा जाता है या उंगलिका कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भोजन के जो पचित भोजन है उनका क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। छोटी आंत के अंदर की तरफ अनेक उंगली नुमा छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक है, जिन्हें अंगुलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंगुलिका कहते हैं। अंगुलिका भोजन के अवशोषित करने में मदद करती है, या ये अवशोषण के क्षेत्रफल को भी बढ़ाती है। अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या करती है? ये बढ़ाती है। अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? ये अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या करती है? ये बढ़ाती है। कौन बनाती है? विली। विली का काम यही है, जो खाना पचन हो चुका है उनको क्या करते हैं? ये यहाँ पे अवशोषित करती है। अच्छा, छोटी आंत में जो खाना आता है वो कहां से आता है? स्टोमक से आता है। वो थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर आएगा, ठीक है, यानी टी स्पून जितना, यानी टी जो स्पून जो होती है, चम्मच भर खाना जो होता है वो ड्यूडेनम के अंदर या ग्रहणी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये छोटी आंत में आपको यह याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है या सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है। अवशोषण सबसे ज्यादा का होता है तो छोटी आंत के अंदर होता है। दूसरी चीज जो होती है, यह छोटी आंत में अवशोषण के लिए उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको विली या उंगली का बोलते हैं, या दीर्घ रोम भी कहा जाता है इनको, ठीक है, दीर्घ रोम भी कहा जाता है, दीर्घ रोम भी कहा जाता है इनको, ठीक है। विली याद रखना, विली जो है वो उंगली नुमा उभार है, और ये क्या करते हैं? अवशोषण को क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, यानी अवशोषण करने में ये मदद करते हैं। किनका? पचित भोजन का। तो पचित भोजन के अवशोषण में मदद कौन करता है? तो विली करता है। कौन करता है? विली करता है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है, किससे? बड़ी आंत से, लेकिन उसका जो व्यास जो होता है वो कैसा होता है? कम होता है, ठीक है, किससे? बड़ी आंत से। तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है, इसका व्यास ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर फर्क था और ये स्लाइड थी। दूसरी जो भाग जो है वो होता है छोटी आंत में के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अगर देखने जाए
तो जैसे ये आमाशय है, इस तरह से कुछ भाग होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ लास्ट वाले भाग को, ठीक है, एक मध्य वाले भाग को, ये 3 भाग होते हैं, इनको 3 भागों के अंदर अपन बांट सकते हैं। पहला भाग जो होता है वो जैसे मैंने यहाँ तक क्रॉस कर दिया, ये वाला जो ग्रीन वाला है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वाले को मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो इनके 3 भाग है। सबसे पहला भाग जो होता है उसको बोला जाता है ग्रणी। क्या बोला जाएगा? ग्रणी, ग्रणी, ठीक है। और ड्यूडेनम, क्या बोला जाता है इसको? ड्यूडेनम, ठीक है। फिर जो लास्ट जो बीच वाला भाग जो होता है उसको बोला जाता है जेजुनम, जेजुनम। और लास्ट वाले भाग को बोला जाता है इलियम। क्या बोला जाता है? इलियम। इलियम, इसको बोला जाता है जेजुनम, ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं इसके, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक है। तो छोटी आंत के कितने हो गए? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आमाशय है, आमाशय से जो भाग स्टार्ट होता है, ये आमाशय है, ठीक है। आमाशय जो पहला भाग स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है ग्रनी, ठीक है। तो ग्रनी जो होता है वो पहला भाग है, जो छोटी आंत का पहला भाग, सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो सी आकार का होता है। इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? सी आकार का होता है। आकार इसका सी है, ये देख लो, ये सी आकार का होता है, ठीक है। ये अग्नाशय तथा यकृत द्वारा स्रावित रस दोनों आकर यहां मिलते हैं। अग्नाशय जो यहाँ पे होगा, अग्नाशय, ठीक है। और दूसरा जो होता है यहाँ पे होता है जो लीवर, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड ब्लैडर मिलता है जिसको बोला जाता है पित्ताशय, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं, यहां से ये पाइप निकलती है और यहां से पाइप, दोनों पाइप जो होती है एक जगह पे आके क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है। और यहां से ये अपने स्त्राव को अंदर डालते हैं, इसके अंदर, ग्रहणी के अंदर। तो देखो, ग्रहणी के अंदर आप देखोगे तो ये लीवर है, ये लीवर है, ठीक है। और ये आपका पैंक्रिया यानी अग्नाशय है, ये अग्नाशय है। तो अग्नाशय द्वारा रस का स्त्राव भी इधर से हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो पीत रस है वहां पे भी उसका रस जो होता है वो यहाँ पे होता है। यानी यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक तो होता है अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस है, और दूसरा जो होता है यकृत द्वारा स्त्रावित जो है पीत रस। क्या नाम है उसका? पीत रस। पीत रस भी इधर से ही निकलता है। तो पीत रस और दोनों जो होते हैं वो अग्नाशय की वाहिनी और यकृत की वाहिनी, जो पीत रस वाली वाहिनी है, दोनों एक जगह पे आके क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। ये कॉमन हो जाती है। ये कहां पे गिरता है? ड्यूडेनम में। तो ग्रहणी में किसका स्त्राव होता है? पीत रस का और अग्नाशय रस का क्या होता है? स्त्राव होता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है वो सी आकार का होता है, सबसे छोटी होती है। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है जेजुनम। ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहाँ पे भोजन का अधिकांश भाग पच जाता है, यहाँ पे पाचन जो होता है वो हो जाता है और पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू हो जाता है। इस भाग में क्या होता है? इस भाग में एक तो पाचन समाप्त हो जाता है लगभग, ठीक है। और अवशोषण आरंभ, अवशोषण क्या हो जाता है? यहाँ पे आरंभ हो जाता है। अवशोषण क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। पाचन जो होता है वो समाप्त होने की कगार पे होता है और अवशोषण क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। इलियम के अंदर लास्ट तीसरा जो भाग है वो होता है इलियम। इलियम लास्ट वाला, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ पर पचे हुए भोजन तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? यहाँ पे अवशोषण होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। पहली, ग्रहणी के अंदर जो होता है वो स्त्राव होता है, यानी पाचन होगा इसके अंदर, इसके अंदर पाचन होता है, ठीक है। ग्रहणी के अंदर, इनके अंदर क्या होता है? ये अपन जेजुनम के अंदर देखा जाओ तो पाचन लगभग समाप्त होने की कगार पे होता है, ठीक है। और दूसरा अपन देखने जाए तो यहाँ पे क्या होता है? अवशोषण आरंभ हो जाता है। इसमें केवल क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें केवल क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। तो ग्रहणी के अंदर पाचन, इसमें अवशोषण,
पाचन लगभग एंड में होता है, एंड तक आ जाता है। इलियम के अंदर पाचन नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण किसके माध्यम से होगा, इनके दीवारों पे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, उंगली नुमा उभार मिलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, विली बोला जाएगा, अंगुलिका बोला जाता है। ठीक है, विली कहा जाता है इसको। ठीक है, या दीर्घ रोम भी कहा जाता है इसको। इनके द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो पचित भोजन है उनका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, जैसे फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया था। तो ये तीन भाग जो होते हैं वो छोटी आंत के मिलेंगे अपने को, ग्रहणी मिलेगा, जेजुनम मिलेगा, इलियम मिलेगा। सबसे स्टार्टिंग भाग जो होता है वो ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है, ग्रहण करने वाला आमाशय से। ठीक है, आमाशय से सबसे पहले जो खाना आएगा वो ग्रहणी के अंदर आएगा। ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि दूसरी एक ट्यूब और आती है जो अपना स्राव उस ग्रहणी के अंदर छोड़ती है, जो होती है ये, एक तो आती है वो लीवर वाली जो यकृत से आती है, और दूसरी जो आती है वो अग्नाशय वाली आती है। दोनों अपने अपने रस जो होते हैं का स्राव इस ग्रहणी के अंदर करते हैं। तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है, पाचन स्टार्टर होता है, यानी पाचन यहाँ पे ज्यादा होगा। फिर आता है जैजुनम। जैजुनम के अंदर क्या होता है, लोग जो बाकी रह गया पाचन वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अवशोषण की क्रिया जो होती है वो आरंभ हो जाती है, यानी जो खाना पचित हो गया उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। लास्ट जो होता है वो इलियम होता है। इलियम जो होता है अंतिम भाग है, और यहाँ पे केवल क्या होता है, अवशोषण जो होते हैं, जो पोषक तत्व जो अवशोषित नहीं, मतलब जो जैजुनम के अंदर अवशोषित नहीं हुए वो यहाँ आके क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन भाग जो थे वो छोटी आंत के होते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसके कार्य क्या। छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण, ध्यान रखना। ठीक है, पाचन और अवशोषण दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटी आंत के अंदर होते हैं। छोटी आंत के अंदर अपने को क्या होगा, सबसे ज्यादा पाचन मिलेगा, जो एंजाइम जो होंगे वो यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो इसका क्या करेंगे, पाचन कर देते हैं, और पचने के बाद में पचित भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर आने वाले भोजन को अग्नाशय तथा यकृत से स्रावित रसों से की मदद से छोटे छोटे कणों के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, तो तोड़ा कैसे जाएगा, वो अपन यकृत जब और अग्नाशय जब पढ़ेंगे तब अपने उसमें और भी समझ में आ जाएगा। अग्नाशय में क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, इनके अंदर तो निकलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और इसमें निकलता है रस, जिसको बोलेंगे अपन कौन सा रस होता है, पीत रस। ये पीत रस जो होता है ये क्या करता है, जो वसा जो होती है उनको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो अभी आगे आपको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीन भाग है, ग्रहणी है, जैजुनम है, इलियम है। ग्रहणी जो होता है वो पहला भाग होता है, जैजुनम होता है सेकंड भाग होता है, इलियम जो होता है वो थर्ड लास्ट भाग होता है। ठीक है, तो ये छोटी आंत जो इसकी संरचना थी। फिर होते हैं अग्नाशय या इसके स्रावित जो रस जो है, अग्नाशय जो रस है। ठीक है, इसमें जो इनके जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है, और इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये होता है कि ये दो कार्य करती है। ठीक है, एक तो करती है बहिस्रावी, बहिस्रावी। ठीक है, और एक होती है जो होती है वो अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी। ठीक है, बहिस्रावी काम करती है पाचन में, बहिस्रावी पाचन में काम करती है, जो क्या निकालती है, एंजाइम्स। क्या निकालेगी, एंजाइम्स। और एंडोस्ट्रावी जो अंतःस्रावी जो होती है ये निकालती है हार्मोन्स। क्या निकालती है, ये हार्मोन्स निकालती है। ठीक है, तो ये दोनों काम करती है, लेकिन यह काम किसका होगा, यह काम होगा वो किसका होगा, बहिस्रावी का होगा। बहिस्रावी जो होती है यहाँ पे ये दोनों होती है मिश्रित ग्रंथि है। एक जो होती है वो टेस्टिस है, ठीक है, ओवरीज है, और ये तीसरी जो है वो ये मेन जो है वो मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल पूछे तो अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय। अग्नाशय कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक लंबी पतली, जो आप देख रहे हो ये लंबी पतली एक संरचना होती है जो पेट के नीचे होती है, आमाशय के जस्ट नीचे मिलती है। एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात पाचक रस और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। ये एंजाइम का भी स्त्राव करती है और हार्मोन्स का भी स्त्राव करती है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये गाल ब्लैडर लिखा हुआ है, जिसको बोलेंगे अपन पित्ताशय। क्या बोलेंगे अपन, पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, यानी जो होती है उबेनिस्ट जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इसको हेपेटिक डक्ट बोला जाएगा। ठीक है, या यकृत लोब्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं। कॉमन जो बाइल डक्ट है, ये बाइल होती है पीत रस, पीत वाहिनी होती है।
पीत वाहिनी है, ठीक है। ये पीत वाहिनी या पीत नलिका जो होती है, यहां से ये पीत निकलता है, ठीक है। तो वो इस माध्यम से यहाँ पे आके क्या हो जाता है, स्राव हो जाता है, ठीक है। यहां से जो अग्नाशय, ये पेंकेरेटिव डक्ट है, जिसको बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, ठीक है। अग्नाशय वाहिनी जो होती है वो क्या करती है, अपने में से जो रस जो होती है वो भी यहाँ पे निकाल के इस कॉमन पाइप में डालते हैं, और ये सब दोनों जो खुलते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर, यानी इसमें किसमें खुलते हैं, ग्रहणी के अंदर खुलते हैं। यानी अग्नाशय रस, पीत रस को आने के लिए और अग्नाशय रस को आने के लिए दोनों का जो कॉमन पाथवे रहेगा वो कैसा रहेगा, दोनों का उभयनिष्ठ रहता है, कॉमन रहता है। दोनों जो होती है वो एक ही ट्यूब के माध्यम से आगे जाके यहाँ पे आती है और एक ट्यूब के अंदर ये मिल जाती है। तो यहाँ पे ये लीवर होता है, ठीक है। और लीवर जो होगा वो यहाँ से, लीवर जो होता है इसमें गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, और पित्ताशय से जो पीत रस है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रहणी में आ जाएगा। उसी तरह से अपन देखें यकृत के द्वारा, तो यकृत से भी क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है। तो दोनों के रस में यहाँ पे स्त्रावित हो जाते हैं। तो अग्नाशय रस का भी स्त्राव यहाँ पे होता है और पीत रस का भी स्त्राव एक ही ट्यूब से होता है। यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है। जो पीत वाहिनी होती है वो बाइल डक्ट होती है, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे अपन यकृत वाहिनी, यकृत वाहिनी, ठीक है। तो पीत वाहिनी, यकृत वाहिनी, ठीक है, और इसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, इसको बोला जाता है हेपेटिक पैंक्रिएटिव डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, हेपेटिक पैंक्रिएटिव डक्ट, ठीक है। हेपेटिक पैंक्रिएटिव डक्ट बोला जाता है क्योंकि ये कॉमन होती है। हेपेटिक का मतलब होता है पीत रस लेके आएगी, पैंक्रिएटिव का मतलब होता है अग्नाशय रस को लेके आती है। तो कुछ इस माध्यम से आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये पीत रस को लेके आएगा, अच्छा ये पीत रस को यहाँ पे इकट्ठा करके इसमें डालेगी। पीत रस का जो होता है वो इस स्टोर कहाँ पे होता है, तो गाल ब्लैडर के अंदर या पित्ताशय के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे फूड आएगा इसके अंदर, आमाशय से इनके अंदर जब खाना आएगा, तो खाना जैसे ही आएगा तो थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक कोशिका होती है या पेशियां पाई जाती है जिसको स्पिंक्टर या सवर्णी पेशियां बोलते हैं, जिसको जठर निर्गमी सवर्णी पेशी, सवर्णी पेशी, जो क्या करती है कि इनको कितना मात्रा के अंदर इसको छोड़ना है वो डिसाइड कौन करती है, ये पेशियां, सवर्णी पेशियां या स्पिंक्टर मसल्स करती है, जो क्या करती है कितनी मात्रा में इसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये थी इसकी अग्नाशय की संरचना। अब देखते हैं अग्नाशय के अंदर कौन कौन से हार्मोन मिलते हैं, सॉरी एंजाइम। नेक्स्ट जो है वो है अग्नाशय द्वारा स्त्रावित जो है मुख्य पाचक रस कौन कौन से। एक तो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखो अपने कल पढ़ा था, जो है पेप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों एक ही है, ठीक है। ये भी प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ये भोजन को प्रोटीन को छोटे छोटे में किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में। यानी प्रोटीन जो है वो यहाँ पे किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, ठीक है। तो लास्ट जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एमिनो अम्ल ही होता है। तो ये अंतिम रूप में ये बदल गया, यानी प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद में होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा के अंदर या माल्टोज के अंदर इसको क्या करता है, तोड़ता है। ये स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में, ठीक है, जिसको सरल शर्करा में क्या करता है, ये बदलता है। कौन बदलता है, एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज, देखो एमाइलेज दूसरा जो निकलता है वो लार के अंदर भी निकलता है। क्या करते हैं, लार के अंदर भी निकलता है। लार जो होती है वो निकलती है अपने लार ग्रंथि से, जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 होती है, ठीक है, यानी ये 3 जोड़ियों के रूप में मिलती है, ठीक है। एक तो होती है अधोजीवा, फिर होती है अचुबिकीय, और तीसरी जो होती है वो होती है अपने कंठ पूर्व,
ठीक है, यानी यहाँ पे एक तो यहाँ पे मिलती है, दोनों जो मैं हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दूसरी जो मिलती है अपने को यहाँ पे मिलती है, तीसरी जो होती है ये यहाँ पे होती है। ये तीनों जो होती है, तीन जोड़ी, 1 2 3 और 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ये तीनों जोड़ी जो होती है, ये तीनों जोड़ी अपने में से क्या करते हैं, एक रस का स्त्राव करती है जिसको अपन लार बोलते हैं। उस लार के अंदर भी एमाइलेज एंजाइम होता है और वो क्या काम करता है, मुख के अंदर जो होता है स्टार्च जो होता है उसको किस में बदल देता है, माल्टोज के अंदर बदल देता है। तो एमाइलेज दो जगह आएगा, एक तो लार में भी होता है और एक दूसरा अग्नाशय रस के अंदर भी मिलता है। उसके बाद में आता है लाइपेज, जो इंपॉर्टेंट है। लाइपेज क्या करता है, वसा को तोड़ता है, वसा जो होती है उसके पाचन में मदद करता है। कौन करता है, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, जो वसा के कणों उनको तोड़ता है वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में तोड़ता है। कल मैंने आपको कहा था कैसे याद रखना लाइपेज को, तो लाइपेज से लिपिड याद रखना है, ठीक है। लिपिड जो होता है वो वसा को बोला जाता है। और दूसरा जो होता है ग्लिसरॉल बनता है, इसके क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। यानी एक तो बनता है क्या, वसीय अम्ल, और दूसरा क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ये जो पाचन जो होता है वसा का, ये कौन हेल्प करता है इसमें, इसमें लाइपेज मदद करेगा। यानी लाइपेज जो होगा वो क्या करेगा, जैसे ही आएगा और इसको क्या करेगा, आमाशय सॉरी छोटी आंत के अंदर वसा के पाचन में मदद करता है। यानी वसा को, फैट को या लिपिड्स को, लिपिड याद रखना, फैट, लिपिड से लाइपेज, ठीक है, लिपिड से क्या हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब शब्द आते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ट्रिप्सिन, और वहां पे भी कौन कर रहा था, पेप्सिन, ठीक है। तो ये दोनों एमाइलेज, एमाइलेज मतलब स्टार्च का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। और ये दो जगह मिलता है, एक तो आंत में, छोटी आंत में भी मिलता है, और दूसरा अपन ने देखा होगा, क्या अभी पढ़ेंगे तो वो लार ग्रंथि के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो सुक्रेज होता है। और नाम से पता लग रहा है, देखो सुक्रेज है तो किसका पाचन करेगा, ये सुक्रोज का करेगा। किसका करेगा, सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज का पाचन जो होता है वो इसमें करता है, और किस क्या बनता है, इससे शुगर बनती है, जिसको बोलेंगे अपन ग्लूकोज, ठीक है। किसमें बदल जाता है, ये ग्लूकोज में, और प्लस बनता है इसमें साथ में फ्रक्टोज, ठीक है। तो दो भागों के अंदर टूट जाता है, और इसको टूटने का काम देखो, सुक्रोज है ये, और एंजाइम का नाम क्या है, सुक्रेज। क्या नाम है, सुक्रेज। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो लास्ट जो क्लास के अंदर कि सुक्रेज एज आता है जिसके पीछे वो एंजाइम्स होते हैं, जो एज आता है उनके पीछे एएसई आता है या एज आता है, वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम होते हैं। सुक्रेज किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का। किसका करेगा, सुक्रोज का करेगा। किसमें बदलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर देगा। अब आप बता सकते हो कि माल्टेज जो है वो किसका पाचन करेगा, माल्टेज किसको करेगा, माल्टोज को करेगा। तो सीधी सी बात है, माल्टोज को किसमें बदला जाएगा, ग्लूकोज के अंदर बदला जाएगा। माल्टोज जो होगा वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। देखो यहाँ पे स्टार्च माल्टोज में बदला, तो यहाँ माल्टोज ग्लूकोज में बदल गया, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर कौन बदलने का, माल्टोज से कौन बदलेगा, माल्टेज, माल्टेज। देखो पीछे क्या आया, एएसई, एएसई या एज आता है तो क्या होता है, वो माल्टेज होता है। क्या होता है, माल्टेज, ठीक है, माल्टेज, ठीक है। क्या आता है, माल्टेज। लैक्टेज नाम बता सकते हो आप भी, ठीक है। लैक्टेज किसका पाचन करेगा, लैक्टोज का, जो काम मिलता है दूध में पाया जाता है, ठीक है। और ये किसमें बदलता है, इसको ग्लूकोज में और ग्लैक्टोजन में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इन दोनों के अंदर ये परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज का परिवर्तन ग्लूकोज में होगा, ग्लैक्टोज में होगा, ठीक है। बदलने का काम कौन करेगा, लैक्टेज करेगा। किसको, लैक्टोज को। फिर आता है न्यूक्लियेज। क्या आता है, न्यूक्लियेज। अब देखो नाम पता रखता है, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस जो थे न्यूक्लियस जो है वो एंजाइम है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, और डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, कौन आएगा, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियेज। कौन आता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है, न्यूक्लियेज आता है। कौन आता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक एसिड को पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, न्यूक्लियस होता है, जो डीएनए और आरएनए का क्या करता है, पाचन करता है। यानी डीएनए आरएनए को क्या कर देता है, ये तोड़ेगा।
तो ये जो पाचन जो एंजाइम है जो आंत्र में भी निकलते हैं अग्नाशय रस के द्वारा, ठीक है, इनमें ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, इसको प्रोटीन को किसमें बदलना प्रोटीन को किसमें बदलना, एमिनो एसिड में, ठीक है। एमाइलेज जो मुख में भी निकलता है और आंत्र में भी निकल रहा है, ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है या सिंपल शुगर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करेगा, वसा को यानी जो फैट है उसको वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के अंदर बदलता है। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज के अंदर इसको सुक्रोज को किसमें बदलता है, ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के अंदर बदलता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज के अंदर बदलता है। उसके बाद में लैक्टेज जो होता है वो उसको लैक्टोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज के अंदर चेंज करता है। और लास्ट जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए को आरएनए के तोड़ने का कार्य करता है या उसको पचाने का कार्य करता है। अच्छा, जो यहां जो लिखी हुई है, जैसे ये जो लिखे हुए हैं ये सब कैसे सिंपल फॉर्म है, इनको अब क्या करेंगे, विली द्वारा अवशोषित हो सकते हैं, ठीक है। तो एमिनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। और इनको किसमें कौन बदलता है, इसको अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, विली के द्वारा। तो विली के द्वारा इनका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाता है, ठीक है, छोटी आंत के अंदर। तो लगभग ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही ये रस आता है तो इन पदार्थों का क्या हो जाता है, डाइजेशन या पाचन हो जाता है, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को पाचन करता है, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है जिसमें आरएनए और डीएनए आते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर ये वाला चीजें होती है। फिर है यकृत। दूसरा देखो, यकृत भी अपना सिक्रेशन जो होता है वो ड्यूडेनम के अंदर या छोटी आंत के अंदर क्या करता है, जो ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग जो होता है उसके अंदर अपना स्राव करता है, ठीक है। इस यकृत के अंदर जो होने वाला स्राव है उसका नाम है पीत रस। पीत रस जिसको बाइल जूस भी बोला जाता है। बाइल जूस जो होते हैं, लीवर के अंदर बहुत सारी सेल मिलती है जिनको हेपेटिक सेल बोलते हैं या यकृत लोब्यूल्स होते हैं। उनके अंदर यकृत सेल कोशिकाएं होती है या हेपेटिक सेल होती है या हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल होती है। ये सेल अपने में से कुछ तरल पदार्थ का स्राव करती है जिनको पीत रस या बाइल जूस कहा जाता है। ये बाइल जूस यहां से आप जैसे चित्र देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें है, ये लीवर है, ये आप देखने जाओगे तो ये क्या है, आपका लीवर है यानी यकृत है, ठीक है। यकृत के अंदर आप यहाँ पे क्या मिलती है, बहुत सारी यकृत कोशिकाएं मिलती है या यकृत लोब्यूल्स मिलते हैं। इस लोब्यूल्स में से क्या होता है, यकृत जो होता है वो पीत रस निकालता है। क्या निकालता है, पीत रस। और ये पीत रस जो होता है वो यहाँ आके जमा हो जाता है, किसके अंदर होता है, जिसको बोलेंगे अपन पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। क्या बोला जाता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहा जाता है, ठीक है। ये पित्ताशय जो होता है, यहाँ पे जो पीत रस का क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसमें कौन आता है, पीत रस आता है। कौन आता है, पीत रस आता है, ठीक है। पीत रस यहां से फिर निकलता है किसके अंदर, ये ड्यूडेनम के अंदर आएगा ये, और ये पेंक्रेटिव डक्ट जैसे आ रही है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे एक जगह पे आके मिलती है, ठीक है। ये पीत रस लाने का काम जो होता है वो कौन सा होता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है जिसको बोलेंगे अपन उबेनिस्ट, ठीक है, यकृत वाहिनी, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब निकल रही है इसको बोला जाता है पीत वाहिनी, पीत वाहिनी। क्या बोला जाएगा इसको, पीत वाहिनी, ठीक है। तो यहां पे बनता है पीत रस, पीत रस। यहां से पीत रस जो होता है वो आता है, स्टोर का होता है इस गॉल ब्लैडर के अंदर। इसमें क्या होता है, संचय होता है इसका, थोड़ी देर क्या रहेगा यहाँ पे, संचय रहेगा, ठीक है।
फिर यहां से निकलने के बाद वो कहा आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। क्या पे आ जाता है? ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम जिसको बोला जाता है घ्रणी। घ्रणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? ये छोटी आंत का भाग है, घ्रणी के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, अब इस यहां से निकला, लीवर से निकलता है। लीवर के अंदर सेल जो मिलती है, अगर मैं आपको बताने जाता हूं, यहाँ पे इसमें मिलती है हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, जिसको बोलते हैं यकृत पाली। यकृत पाली, ठीक है। यकृत पाली में होती है यकृत कोशिका, यानी हेपेटिक सेल होती है। हेपेटिक सेल होती है जिसको बोल देंगे अपन यकृत कोशिका। और ये यकृत कोशिका क्या निकालती है? बाइल जूस। क्या निकालती है? बाइल जूस, जिसको बोलेंगे अपन पीत रस। पीत रस, पीत रस जो होता है वो आगे चल के जाता है, वो जाता है कहाँ पे? गाल ब्लैडर के अंदर। यानी वो किस में जाएगा? गाल ब्लैडर के अंदर। सीधा मैं इसमें डाल देता हूँ गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर से जो होती है आगे निकलती है, वो होती है अपने बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, जिसको बोलेंगे अपन पीत वाहिनी। ठीक है, और पीत वाहिनी यहां से चल के जाती है किसके अंदर? घ्रणी के अंदर। तो ये प्रोसेस जो होता है, ठीक है, सबसे पहले ये इसके अंदर आएगा, ये सेल होती है। ये सेल अपने में से क्या निकालती है? ये जूस निकालती है। ये जूस जो होता है वो आगे कहा जाता है? गाल ब्लैडर में जाता है। ठीक है, गाल ब्लैडर में ये थोड़ी देर संचय रहता है, फिर यहाँ से बाइल डक्ट द्वारा कहाँ पे जाता है? ड्यूडेनम के अंदर जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स, यकृत पालिया, यकृत कोशिका, ये निकालती है पीत रस। पीत रस का निर्माण करती है। पीत रस का निर्माण, ठीक है। पीत रस का निर्माण कौन करता है? यकृत पालिया करती है। तो यहां से पीत रस बना, पीत रस जाएगा, स्टोर होगा किसमें? हेपेटिक गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर से जाएगा बाइल डक्ट के अंदर, और बाइल डक्ट से ये कहा जाता है घ्रणी के अंदर या छोटी आंत के अंदर चला जाता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे रासायनिक कारखाना जो है वो यकृत है। यकृत में बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो बनते भी है, टूटते भी है। यकृत को इसलिए कारखाना बोला जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, याद रखना इंपॉर्टेंट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि पूछे, ठीक है, अब खाली ग्रंथि पूछे तो कौन सी है? सबसे पहले लीवर है। ठीक है, लेकिन आपको पूछे कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है थायराइड। ठीक है, तो अंतस्रावी में आती है थायराइड, और यहाँ पे पूरी में आपको खाली ग्रंथि पूछे तो कौन सी होती है? लीवर। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना। लीवर सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद में होता है ये किन किन से, जो मैंने आपको बता दिया, पालिया। ठीक है, पालिया, यकृत पालिया मिलती है। यकृत की संरचना और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो लोब्यूल्स होते हैं, जिसको हेपेटाइट्स नामक कोशिका होती है। मैंने आप बता दिया, लोब्यूल्स के अंदर हेपेटाइट सेल होती है। ठीक है, जो यकृत में सभी कार्य को करती है, जो यकृत के सभी कार्य को ये करती है। उसके बाद में सिराएं होती है। सिराएं होती है, ये सिराएं जो होती है वो यकृत में रक्त को लाती है और ले जाती है। ठीक है, सिराएं में जो होती है वो यकृत में रक्त लाती है और ले जाती है। इसके साथ में धमनियां भी होती है। ठीक है, तो धमनियां और सिरा क्या करेगी? दोनों में यकृत लाने के, रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है। फिर होती है नलिकाएं होती है, जो पीत रस को एकत्रित करती है। जैसे मैंने बताया, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रही है इस चित्र के अंदर, वो ग्रीन ग्रीन जो है हल्की हल्की, ये जो कहती है ये पीत रस, पीत वाहिनी होती है। ये पीत वाहिनियां क्या करती है? पीत रस को इकट्ठा करके इसमें अंदर जमा करती है। ठीक है, किसके अंदर? गाल ब्लैडर के अंदर या पित्ताशय के अंदर। तो ये थी अपने यकृत की कुछ संरचनाएं। ठीक है, जिसके अंदर लोब्यूल्स मिलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर हेपेटिक सेल होती है। ये पीत रस का निर्माण करती है। यहाँ से जाता है बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट, बाइल जूस निकलता है, और ये बाइल जूस जो होता है वो कहा जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, या संचय रहता है। यहाँ से फिर जैसे फूड आएगा इसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, इस भाग के अंदर जैसे ही खाना आ जाता है, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर क्या होता है? इसका सिक्रेशन यानी स्त्राव होता है, और ये चला जाता है कहाँ पे? पीत वाहिनी में। पीत वाहिनी इसको कहाँ छोड़ देती है? ड्यूडेनम के अंदर। तो अंतिम जो होता है वो कहाँ पे भाग होता है? ड्यूडेनम, जो घ्रणी है। घ्रणी जो होता है वो किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है सबसे पहला। ठीक है, फिर होते हैं बहुत सारी जो इसको कारखाना भी बोला जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है,
और इसमें ये 3 जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके अंदर मिलते हैं। फिर यकृत के कार्य, यकृत के बहुत सारे कार्य है। जैसे पहला कार्य है पीत का उत्पादन करना, यानी पीत रस का उत्पादन करना। वसा के पाचन में जो क्या करता है, मदद करता है। कैसे? जैसे जैसे वसा का बड़ा कण है, ये फैट है या वसा है के बड़े कण। देखो वसा को पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइपेज। कौन सा चाहिए, लाइपेज। अब जब लाइपेज जब इसको देखता है वो मना बोल देता है कि भाई इतना बड़ा जो कण जो है वो मेरे से डाइजेस्ट या मेरे से पाचन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इनको पाचन करने के लिए मेरे में इतना काबिलियत नहीं है कि मैं इसको क्या कर सकूं, पाचन कर सकूं। तो बाइल जूस लाइपेज को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको छोटे छोटे क्या कर लेता हूं, टुकड़े कर लेता हूं, ठीक है, जिनको क्या करेगा, वसा के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये जो है टुकड़े फिर लाइपेज को दिखाए जाते हैं। किसको दिखाए जाते हैं, लाइपेज को। और लाइपेज फिर हामी भर देता है कि हाँ अब मैं इसको पाचन कर सकता हूं। तो फिर जो लाइपेज जो होता है वो इसको वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर लेता है, बदल लेता है, ठीक है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर कौन बदल देता है, लाइपेज। लाइपेज इसका पाचन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है वसा के कण, ठीक है, जो अपने घी से तेल से जिनके द्वारा अपन वसा खाते हैं, ये वसा के कण जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इनका इजीली जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ लाइपेज इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए लाइपेज बाइल जूस क्या करता है, इसको तोड़ देता है। तो यहाँ पे तोड़ने का काम किसने किया, बाइल जूस ने किया। तो पहला काम पीत रस का जो निर्माण होता है, बाइल जूस वो क्या करता है, वसा के छोटे छोटे कणों के अंदर इसको तोड़ देता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग या पायसन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पायसन, ठीक है। या इंग्लिश में देखो तो इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन साबुन के अंदर भी आता है। साबुन जैसे हाथ अपने जो है उसमें बहुत सारा अगर तेल लग गया है तो अपन पानी से ऐसे धोते तो वो सही साफ नहीं होते, तो इसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है, उसके अंदर साबुन लगाना पड़ता है। जैसे साबुन से धोते हैं तो साबुन भी क्या करता है, उन फैट को तोड़ देता है, और तोड़ने की घटना को इमल्सिफिकेशन या पाइसन कहा जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पाइसन। पाइसन का मतलब क्या होता है, या इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फैट के जो बड़े बड़े कण जो होते हैं उनको छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है या पाइसन कहलाता है। और ये कार्य जो होता है वो कौन करता है, बाइल जूस करता है, ठीक है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते, पहली चीज ध्यान रखना, कोई भी एंजाइम जो होते हैं वो बाइल जूस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बाइल जूस का कार्य इतना ही है कि ये वसा के कणों को छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ने का। अच्छा, इसका भी कारण क्या है कि लाइपेज जो होता है वो बड़े कणों को पाचन नहीं कर सकता, ठीक है। तो बड़े बड़े कणों को जो पाचन नहीं कर सकता तो इनको क्या करते हैं, पहले बाइल जूस इसको छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ देता है, फिर लाइपेज को बोलता है कि अब कर, तो क्या बोले, हाँ अब मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। तो ये था इसका। उपाप से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, यह भी लीवर का कार्य, ठीक है। दूसरा होता है यह हानिकारक पदार्थों को निकालकर शरीर में विषाक्त को से बचाते हैं, यानी हानिकारक पदार्थों को भी शरीर से निकालने का काम कौन करता है, लीवर करता है। लीवर के बहुत सारे काम है। रक्त के निर्माण में, भ्रूण की में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कौन मदद करता है, लीवर करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अपने अंदर बनती है, वो कब बनती है, वयस्क में, ठीक है, या फिर बर्थ के बाद, जन्म के बाद, जन्म के बाद वो बनती है बोन मेरो या अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा, ठीक है। रक्त के कण कहां पे बनते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनते हैं, लेकिन जब भ्रूणीय एज में होता है तब लीवर बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन एक प्रोटीन आता है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन जो प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के अंदर काम में आता है, उनको भी उत्पादन कहां पे होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। ये भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी यहां बदला जाता है, ठीक है, के रूप में करता है। यकृत में एमिनो अम्ल
को ग्लूकोज में बदलता है, एमिनो अम्लों को किस में बदलता है, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, यकृत में हिपेरिन का स्त्राव करता है जो रक्त में प्रतिस्कंदन, ठीक है, जो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। अच्छा, अपने रक्त वाहिनियों के अंदर देखा गया है कि वहां पे कभी भी खून जो होता है वो जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही अपने कट लग जाता है, कट लगने के बाद में, ठीक है, वहां से जब खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद उसकी क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, यानी उसका थक्का जम जाता है। तो अंदर क्यों नहीं जमता है, तो अंदर क्या होता है, एक हिपेरिन जो होता है, प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, उसको प्रतिस्कंदनकारी होता है। प्रतिस्कंदनकारी का मतलब ये है कि ये क्या करता है, थक्का बनाने से उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो खून का थक्का अंदर क्यों नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, इंपोर्टेंट, ठीक है, हिपेरिन, ग्लाइकोजन, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, यकृत के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऑर्निथिन चक्र क्या होता है, ऑर्निथिन चक्र क्या होता, मतलब होता है अमोनिया का यूरिया में बदलना, यूरिया में बदलना। ठीक है, ये कार्य कहलाता है, ऑर्निथिन साइकिल कहलाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर कोई पूछे क्वेश्चंस के अंदर कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कई जनों में ये दिमाग में बैठता है कि यूरिया का निर्माण किडनी निकालती है, तो किडनी के अंदर होना चाहिए। तो ये किडनी के अंदर यूरिया का निर्माण नहीं होता, वहां पे यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, और यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर या यकृत के अंदर होता है। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत के अंदर होता है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इस साइकिल को ही बोला जाता है क्या, ऑर्निथिन साइकिल या ऑर्निथिन चक्र, यूरिया का निर्माण। अच्छा, इसका भी ये सॉरी, अमोनिया जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, अमोनिया जो है वो बहुत ही पॉइजनस है। इसको इमीडिएटली जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी शरीर के अंदर जो उपापचय क्रिया जो होती है उसके दौरान क्या होता है कि लीवर के अंदर अमोनिया जो होता है वो बनता है। अमोनिया जो होता है वो पॉइजनस होता है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और यहां से क्या किया जाता है, तुरंत ही इमीडिएटली उसको अमोनिया को किसमें बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है, और ये कार्य कौन करता है, यकृत करता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य भी कौन करता है, यकृत करता है। फिर होता है विटामिन और खनिज का भंडारण। ठीक है, इसमें विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, इनका भी भंडारण का होता है, यकृत के अंदर होता है। यानी बहुत सारी चीजें जो होती है वो यकृत के अंदर पाई जाती है, या यकृत के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पीत रस का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ने में ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, जितनी भी अपने दवाइयां वगैरह खाते हैं, सबसे पहले लीवर से होकर फिर किडनी तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये हानिकारक पदार्थों को विषाक्त होने से बचाता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था के अंदर जो रक्त कोशिका है उनके भी निर्माण में ये मदद करती है। रुधिर के थक्के बनाने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम जो है प्रोथ्रोम्बिन है, इनका भी निर्माण यहाँ होता है। ग्लाइकोजन का निर्माण भी यहाँ होता है। अमोनिया को ग्लूकोज में भी यहाँ बदला जा सकता है। हिपेरिन जो होता है वो प्रतिस्कंदन जो कारक है, ठीक है, ये एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट जो है, ठीक है, इनका भी निर्माण यही होता है या ये स्त्राव करती है जो खून को अंदर जमने से रोकती है। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर क्या मिलती है, यकृत में हेपेटाइटिस या कूपर कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत में हेपेटाइटिस या कूपर कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, कूपर कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो हेपेटाइटिस जो अभी मैंने बोला, कूपर कोशिकाएं जिनको बोलते हैं। ठीक है, यकृत जो क्या बनाती है, पीत रस का निर्माण करती है। ठीक है, वो भी यहाँ पाई जाती है। पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है सबसे ज्यादा वो यही होती है। ठीक है, ऑर्निथिन में क्या होता है कि अमोनिया का यूरिया में बदलता है। विटामिन ई, ठीक है, डी, के और ए का निर्माण भी यहाँ पे होता है। ये था अपने यकृत के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पीत रस के कार्य क्या है। देखो, जब आमाशय के अंदर जो भोजन जो था, आमाशय के अंदर भोजन जो था जिसको काइम बोला जाता था, वो कैसा था, अम्लीय था। कैसा था, अम्लीय। अब आमाशय से जो भोजन जो आगे आता है वो आता है ग्रहणी के अंदर, और ग्रहणी के अंदर
साथ साथ में ग्रहणी में निकलता है वो होता है पीतरस। पीतरस माध्यम को एल्केलाइन कर देते हैं, एल्केलाइन या क्षारीय कर देते हैं, क्षारीय कर देते हैं। ठीक है, तो आमाशय के अंदर पीतरस का कार्य, मेन कार्य क्या है इसका, पीतरस का एक तो फैट को तोड़ना और दूसरा जो कार्य है वो माध्यम को कैसा करना, क्षारीय करना। देखो आमाशय में जो एंजाइम काम कर रहे थे वो कौन से मीडियम में कर रहे थे, अम्लीय माध्यम में कर रहे थे। ठीक है, कि HCl आता था, क्या आता था यहाँ पे, HCl आता था। लेकिन यहाँ पे जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि यहाँ के एंजाइम जो होंगे वो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, एसिडिक माध्यम में कार्य नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे किस माध्यम में कार्य करते हैं एंजाइम, एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम करना पड़ेगा, तो कौन करता है, पीतरस करता है। कौन करता है, पीतरस करता है। ये पीला हरा रंग का तरल पदार्थ होता है पीतरस। पीत अम्ल में पीत वर्णक पाया जाता है जिसको बिलुरुबिन, और एक होता है बिलुवर्दिन। ये दो कारक होते हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन। ठीक है, इन दोनों वर्णों को के कारण ये कैसे बनते हैं, ये जब जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। ठीक है, से ये बनते हैं। इनका कार्य जो होता है वो क्या होता है, यूरिन एवं मल को पीला रंग देना, पीला रंग देना। ठीक है, ये पीला रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है, यूरिन का और किसका, इसका मूत्र का, जिसे अपन कर सकते हैं यूरिन की जगह अपन मूत्र लिख दो, मूत्र एवं मल का। ठीक है, जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, इन दोनों वर्णों को के कारण होता है, ये बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, पीला रंग देते हैं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा जब पीलिया होता है, तो पीलिया होता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी जो होती है आरबीसी टूटती है, तो आरबीसी टूटती है तो बहुत सारे क्या बनेंगे, ये वर्णक दोनों बनेंगे, और इसी के कारण शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो इन वर्णकों के कारण ही क्या हो जाता है, शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है। दूसरा होता है वसा का पाइसीकरण, जो मैंने आपको बताया, वसा के बड़े बड़े कणों को क्या करता है, छोटे छोटे कणों के अंदर ये तोड़ता है, इसको पाइसीकरण भी कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिनों का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। तो दूसरा काम क्या है, वसा में जो विटामिन है उनको क्या करता है, ये अवशोषण करता है। ठीक है, और वसा को तोड़ने का काम करता है, इसका इमूल्सीकरण या इमूल्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, पीत में वसा को छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ना। ठीक है, ये इमूल्सिफिकेशन कहते हैं, इमूल्सिफिकेशन है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अपन पाइसीकरण। क्या बोला जाता है इसको, पाइसीकरण। वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। अब यकृत में कुछ रोग भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, ये यकृत में सूजन आ जाती है, ये वायरस से होता है, शराब या अन्य कारणों से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में होता है लीवर सिरोसिस, ये यकृत में एक गंभीर बीमारी होती है लीवर सिरोसिस, जिसमें यकृत में उत्तक क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जो क्या होता है, उत्तक जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और निशान बन जाते हैं वहां पे अंदर, इनको क्या बोला जाता है, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस बीमारी कहा जाती है। एक होता है फैटी लीवर। ठीक है, फैट जम जाते हैं ऐसी स्थिति में जिसमें यकृत में क्या हो जाता है, वसा का जमा हो जाता है। तो नाम से ही पता लग रहा है फैटी लीवर का मतलब क्या होता है, वसा का जमन हो जाता है। यकृत कैंसर, यकृत में क्या हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्यूमर। कैंसर क्या होता है, अनियंत्रित ग्रोथ होती है कोशिकाओं की। ठीक है, वो एक ट्यूमर बना देती है, तो यकृत के अंदर होता है तो यकृत कैंसर होता है। दूसरी होता है पीत की बीमारियां। ठीक है, पीत उत्पादन या प्रवाह से संबंधित कोई समस्या होती है तो पीत की बीमारियां होती है। ठीक है, या तो ज्यादा होता है या फिर कम निकलता है। ठीक है, तो ये था पीत के कार्य। ठीक है, तो माध्यम को क्षारीय करना, माध्यम को कैसा करना, आमाशय में पीत रस के दो कार्य, माध्यम को क्षारीय करना। ठीक है, पहला कार्य एक तो माध्यम को क्षारीय करना, माध्यम को क्षारीय करना। ठीक है, और दूसरा कार्य जो है वो है पाइसीकरण,
बाष्पीकरण। ये दो कार्य जो है वो मेन होते हैं किसके, पित्त के। ठीक है, तो ये कार्य जो है वो इसके हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाचन तंत्र का अंतिम भाग जो होता है वो बड़ी आंत है। कौन सा है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको ये लाल रंग की जो संरचना दिखती है इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, जिसको परिशेषिका या बोला जाता है। ये अपेंडिक्स जो होता है, ये इसका काम जो होता है वो है कि भाई ये घास जो खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही वेल डेवलप होती है, यानी सुविकसित होती है, लेकिन अपने अंदर ये सुविकसित नहीं है। ये इसको अवशय अंग भी बोला जाता है, अवशेषी अंग भी इसको क्या बोला जाता है, या वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में पता लगा है कि ये एंटीबॉडीज के निर्माण में भी मदद करता है, यानी प्रतिरक्षी के निर्माण के अंदर ये मदद करता है। ठीक है, आंतरिक के अंदर कोलन पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। कोलन, तो देखो यहां से ये होता है सिक्किम, ये छोटा सा भाग जो है वो है सिक्किम। ठीक है, जो छोटी आंत से यहाँ पे होती है छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, सिक्किम से जुड़ती है, सिक्किम से यहां से लगाकर ये वाला भाग पूरा जो रेड से निकल रहा हो, ये जो भाग है ये इसको बोला जाता है कोलन। क्या बोला जाता है, कोलन। ये है असेंडिंग, असेंडिंग कोलन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्जन है, अनुप्रस्थ कोलन है। ठीक है, ये वापस कौन सा है, डिसेंडिंग है। कौन सा है, डिसेंडिंग। ठीक है, और ये कौन सा है जो मुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे सिग्मोइड। कौन सा है, सिग्मोइड। सिग्मोइड। ठीक है, कोलन होता है। और लास्ट में ये वाला जो भाग यहां से लगाकर ये, इसको बोला जाता है रेक्टम, या बोला जाता है मलाशय। ठीक है, और ये होता है एनस, जिसको बोला जाता है गुदा। ठीक है, तो ये भाग होते हैं इसके। छोटी आंत को मलाशय से जोड़ता है। छोटी आंत को ये क्या करता है, मलाशय से जोड़ता है। इसमें लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर ही होती है। देख लो वो कितनी थी, 7.5, और ये कितनी, 1.5। ठीक है, तो वो बड़ी है लंबाई के अंदर, ये जो होती है साइज के अंदर क्या है, इसकी चौड़ाई के अंदर ये कैसी है, मोटी होती है। पहला भाग होता है सिक्किम। बड़ी आंत का पहला भाग सिक्किम, जहां पे अपेंडिक्स नामक एक छोटा सा अंग जुड़ा हुआ होता है, जिसको अवशेषी अंग बोला जाता है। अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, कैसा है, इसको अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, सिक्किम जो है अपेंडिक्स, कई बार क्या हो जाता है इसको सर्जरी से, यानी शल्य क्रियाओं से ऑपरेशन करके इसको हटाया भी जा सकता है अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो। उसके बाद में होता है आर कोलन। कोलन के 3 भाग हो, 4 भाग है। पहला भाग जो होता है, दूसरा भाग, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, जो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, आरोही। ठीक है, फिर ये यू हो गया, इसको बोलेंगे अपन अनुप्रस्थ। ठीक है, फिर ये वापस नीचे उतर रहा है, इसको बोलेंगे अवरोही। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड। क्या बोला जाता है, सिग्मोइड। ठीक है, तो ये 4 भाग होते हैं किसके, बड़ी आंत के, कोलन के। तो पहला आरोही, सिक्कम के सबसे ऊपरी भाग होता है ये कोलन, ये वाला, ये सिक्कम है, ये सिक्कम है, ये वाला। ठीक है, सिक्कम के सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है कोलन। ठीक है, तो कोलन, फिर होता है अनुप्रस्थ, ये शरीर के मध्य भाग में क्षैतिज रूप से फैला हुआ रहता है। ये जो होता है ना अनुप्रस्थ, ये वाला, ये जो होता है वो क्षैतिज रूप में फैला हुआ रहता है। फिर होता है अवरोही, अनुप्रस्थ कोलन में नीचे की ओर जाता है, ये जो होता है नीचे की तरफ जाता है, ये यूं फैला हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सिग्मोइड एस आकार का होता है जो मलाशय में खुलता है, ये एस आकार का है जो मलाशय के अंदर इसमें खुलता है। ठीक है, मलाशय में मल का क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, तो मल जो होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, तो मलाशय में मल संग्रहित होता है। इसके अंदर क्या होता है, मल जो होते हैं वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, मल क्या है, अपचित भोजन है। ठीक है, जो पाचन होने के बाद में जो बच जाता है, अपशिष्ट है, उसको मल कहा जाता है। और मल जो होता है यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे भी कुछ
कोशिकाएं पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं, स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। या सवर्णी पेशियां यहाँ पे भी पाई जाती है। देखो मैंने वापस आ रही है सवर्णी पेशियां, ये क्या करती है, मल को बाहर निकालने में, ये भी उसको बाहर निकालने में क्या करती है, नियंत्रित करती है। यानी गुदा जो होती है, वहां से मल जब निकलता है तो उसको मांसपेशियों को चौड़ा करना, सिकुड़ना, ये सवर्णी पेशियों के कारण होता है, ठीक है। तो मलाशय में मल का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, रेक्टम के अंदर होता है, मलाशय के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, बड़ी आंत के अंदर कोई पाचन नहीं होता है, याद रखना, बड़ी आंत के अंदर कोई पाचन नहीं होता, केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। भी कह रहा हूं, वापस सुन लेना। मल जो है बड़ी आंत के अंदर किसी भी तरह का पाचन नहीं पाया जाता है, यानी पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को विधि मिलेगी, ठीक है। तो जल का अवशोषण और कोई पाचन नहीं होता है, ये किसमें होता है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के कितने भाग है, मेन जो है वो 3 भाग है, एक तो है सिक्कम, दूसरा है कोलन, तीसरा जो है वो क्या है, मलाशय या रेक्टम बोला जाता है। कोलन के फिर 4 भाग है, जो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे अपन आरोही, ठीक है, असेंडिंग। फिर जो सीधा जा रहा है उसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्जन, ठीक है, अनुप्रस्थ। फिर वापस जब नीचे जा रहा है तो उसको बोलेंगे अवरोही, ठीक है, एज डिसेंडिंग। और फिर जो मुड़ रहा है और मलाशय के अंदर जुड़ रहा है उसको बोलेंगे अपन सिग्मोइड। तो ये 4 भाग जो होते हैं वो कोलन के होते हैं। अंतिम भाग जो होता है वो कौन सा होता है, मलाशय होता है, बड़ी आंत का। अपेंडिक्स सिक्कम से जुड़ा एक भाग होता है जो उंगलीनुमा आकार का होता है। अपेंडिक्स में सूजन आ जाने पे इसको अपेंडिसाइटिस बोलता जाता है। क्या बोला जाता है, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अपेंडिसाइटिस क्या है, अपेंडिक्स में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत देने पे इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। ये जो एनिमल जो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, उसमें सेलुलोज के पाचन में ये मदद करता है। दूसरा, बड़ी आंत का कार्य जो है वो केवल क्या है, पानी एवं खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा होता है मल का निर्माण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, याद रखना, नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और किसका निर्माण होता है, अपने इसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है, ठीक है। फिर ये पाइल्स है, गुदा के आसपास क्या हो जाते हैं, शिराओं के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। जो कब्ज, उठक बैठक या बाहर ज्यादा बैठने से, ज्यादा उठक बैठक से या गर्भावस्था के कारण भी क्या हो सकती है, ये परेशानी आ सकती है। तो क्या होता है, इसके अंदर शिराओं के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको पाइल्स या बवासीर कहा जाता है। ये गुदा के अंदर ये बीमारी होती है। अब पाचन से जुड़ी कोई है, पाचन तंत्र से जुड़ी आम समस्या जो है, एक तो है पाइल्स जो बवासीर है, जो अभी बता दिया, ये शिराओं के कारण, सूजन के कारण आती है, जिसमें कब्ज है, उठक बैठक या गर्भावस्था के कारण हो सकती है, ठीक है। दूसरा होता है उल्टी आना, जिसको वॉमिटिंग बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, पेट में सामग्री मुंह से बाहर निकलना, मुंह से बाहर निकलना, जो कई कारणों से हो सकती है। जैसे खराब जो है खाना अपन ने खा लिया, ठीक है, विषाक्त जो है भोजन करने के कारण, ठीक है, पदार्थ ग्रहण करने के कारण, ठीक है, या बीमारी के कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद में होता है दस्त, जिसमें डायरिया होता है, ठीक है, जिसमें पतला और बार बार मल त्यागना पड़ता है। जो संक्रमण हो सकता है, जैसे कॉलेरा है, हैजा है, इसके अंदर यही होता है। भोजन के विषाक्तता के कारण, ठीक है, आंतों के अंदर बीमारियों होने के कारण ये दस्त जो होता है या डायरिया हो सकता है। फिर होता है कब्ज, मल त्याग में क्या आती है, कठिनाई आती है। क्या आती है, कठिनाई आती है, ठीक है। कम बार बार मल त्यागना पड़ता है, जो खान पान या पानी की कमी या कुछ दवाइयों के कारण भी कब्ज की शिकायत हो सकती है, ठीक है। फिर है वॉइटेरिक, वॉइटेरिक सर्जरी होती है, वॉइटेरिक सर्जरी है, ठीक है, जिसमें मोटापे के इलाज के लिए
के लिए की जाने वाली सर्जरी है। क्या ये सर्जरी है? ठीक है, जिसमें पेट का आकार छोटा किया जाता है। ठीक है, पेट जो होता है ना उसको क्या किया जाता है, वहां से छोटा किया जाता है। ठीक है, आंतों का पुनर्गठन, आंतों का पुनर्गठन पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो वैराइटिक जो है वो क्या है, एक सर्जरी है जिसमें पेट को क्या किया जाता है, काट के उसमें कम किया जाता है। ठीक है, और बातों का वापस क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। वो ये बीमारियों के अंदर होता है। तो पाइल्स के पूछा जा सकता है, उल्टी। ठीक है, कब्ज जो है, अब एक जो है वो इसमें रह गया था, वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जिसको बोलेंगे अपन सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या करती है, अपने में से एक लार का स्त्राव करती है, लार का स्त्राव करती है। ठीक है, जिसमें जल प्लस म्यूकस होता है। म्यूकस, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्लेष्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, श्लेष्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो होती है, ये इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है, एंजाइम पाया जाता है जो एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज या टाइलिन होता है। ठीक है, ये दोनों। एमाइलेज जो होता है वो पाचन करता है स्टार्च का, ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदलता है, माल्टोज के अंदर बदलता है। कौन बदलता है, एमाइलेज। तो आपको पूछे एमाइलेज या टाइलिन दोनों एक ही है। ये कहां से निकलते हैं, लार से निकलते हैं। और लार कहां से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है। इसको सलाइवा भी बोला जाता है, सलाइवा। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है, ये 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। सलाइवा जो होती है या लार ग्रंथि जो होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, पैरोटिड्स दूसरी है, सब मैंडिबल्स, बुलर। ठीक है, और लास्ट जो होती है वो सब लिंगुअल। ये 3 जो होती है वो लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, ये 3 जोड़ी जो होती है, पहली, दूसरी और ये तीसरी होती है। ठीक है, पैरेटोइड कर्ण पूर्व भी बोला जाता है। ठीक है, फिर होती है ये सब मैंडुलरी, और यहाँ पे होती है वो कौन सी होती है, सब लिंगुअल होती है। ठीक है, तो लार ग्रंथि के अंदर अपने को याद ये रखना है कि इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है या टाइलिन, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, और ये किसके इस पाचन में मदद करते हैं, तो स्टार्च के पाचन में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो आज में अपन ने डाइजेशन को पूरा किया। जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले छोटी आंत को देखा, छोटी आंत के अंदर विली को देखा। विली जो होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी अवशोषण का कार्य करती है। सबसे ज्यादा जो पाचन और अवशोषण जो होता है वो क्या होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। लंबाई जो होती है 7.5 मीटर होती है। ठीक है, उंगली नुमा उभार जो होती है उनको विली कहा जाता है। फिर मैंने बताया था इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। पाचन जो होता है वो ग्रहणी में सबसे ज्यादा होता है, फिर जेजुनम के अंदर लगभग समाप्त होने के कगार पे होता है, अवशोषण आरंभ हो जाता है। इलियम में क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, फिर होता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं। ये अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मिश्रित ग्रंथि है। ये बहिस्रावी भी होती है, अंतस्रावी। पाचन में करती है बहिस्रावी वाली काम, और हार्मोन में करेगी कौन सी, अंतस्रावी वाली काम। फिर इसमें ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो होता है वो किसको पाचन करेगा, प्रोटीन को।
ठीक है। एमाइलेज किसको करेगा, अभी आया था देखो यहाँ पे भी निकल रहा है, मुंह के अंदर भी निकल रहा है, ये स्टार्च को सरल शर्करा के अंदर भी क्या करता है, इसको चेंज करता है। लाइपेज लिपिड को करेगा, वसा को करेगा, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में करता है। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को किस में करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर करता है। माल्टोज जो होता है वो माल्टोज जो होता है वो उसको किस में करता है, माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है। लैक्टोज जो होता है वो उसको अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ता है। और न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यकृत जो होते हैं उसकी संरचना में देखें तो लॉब्यूल्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हेपेटिक लॉब्यूल यकृत पालिया होती है, इसमें यकृत कोशिका होती है, ये बाइल जूस निकालती है। या बाइल जूस से सीधा जाता है किसमें, गाल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय में थोड़ी देर संशय रहता है, जैसे ही खाना इसके अंदर आता रहेगा ये थोड़ा थोड़ी मात्रा के अंदर क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मिलती है स्पिंक्टर मसल्स या सवर्णी पेशियां जो थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर इसको यहाँ पे भेजती रहेगी। ठीक है, फिर होता है यहाँ से पीतरस जो जाता है वो ड्यूडेनम या ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है। फिर होता है यकृत के कार्य जो है पीत उत्पादन में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा के तोड़ने के लिए भी करते हैं, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में करते हैं, भ्रूण के अंदर रक्त कोशिकाओं के निर्माण में करते हैं, थक्का बनाने वाले प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में भी करते हैं, ग्लाइकोजन को बदलने का कार्य भी यह होता है, ग्लूकोज से अमीनो अम्ल से ग्लूकोज बनाने का भी कार्य यह होता है, हिपेरिन जो होता है वो प्रतिस्कंदन है वो भी इसका निर्माण यहाँ पे होता है। हेपेटाइट सेल या कुपर कोशिका जो होती है वो कुपर कोशिका याद रखना यही बनाती है पीत रस, क्या बनाती है, पीत रस, हेपेटाइट्स, ठीक है, पीत रस बनाती है। और ये यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ऑर्निथिन चक्र क्या है, अमोनिया का यूरिया में बदलना, यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर होता है। ADE के दोनों जो होते हैं और लोहे का भंडारण जो होता है, आयरन जो होता है, क्योंकि आरबीसी जो होते हैं वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर जो होता है भंडारण इनका होता है। पीतरस के अंदर आपने देखे बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण ये बनते हैं। और इनके जो होते हैं मल मूत्र का रंग जो पीला होता है वो इन्हीं वर्णकों के कारण होता है। पीलिया जो होता है उसके अंदर भी ये होता है कि जब हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटेगा और ज्यादा टूटेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन दोनों क्या बने, ज्यादा बनेंगे, ठीक है। दूसरा पीत रस का कार्य होता है कि इमोसिफिकेशन यानी वसा के कणों को, बड़े बड़े कणों को तोड़ना ताकि लाइपेज उनको आसानी से क्या कर सके, पाचन कर सके, ठीक है। और तीसरा इसका कार्य ये भी है कि अल्कलाइन माध्यम करता है ताकि यहाँ के एंजाइम जो होते हैं वो अल्कलाइन माध्यम के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हेपेटाइटिस जो है, सिरोसिस है, लीवर फैटी लीवर है, यकृत कैंसर है और पीत जैसी बीमारियां जो होती है, पीत में अगर स्त्राव ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो उसके संबंधी पीत संबंधी बीमारियां, ठीक है। बड़ी आंत जिसमें अंदर कोई पाचन नहीं होता है, केवल और केवल जल का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है, ठीक है। मल जो होता है वो रेक्टम के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अपेंडिक्स एक क्या है, उंगलीनुमा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषीय अंग है, ठीक है। बड़ी आंत में केवल ये बता दिया आपको। फिर ये पाइल्स वगैरह जो है वो बीमारियां हैं। फिर लार के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, बाय।